आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लुसेंट हिस्ट्री के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मौर्य वंश का साम्राज्य जो है वो संपूर्ण भारत के साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र तक जो है वो फैला हुआ था। उसके बाद अशोक के बाद जो है वह कमजोर शासक हुए और जो मौर्य वंश साम्राज्य था वो 3 भागों में विभाजित हो गया। उत्तर का भाग हो गया और उत्तर पश्चिम का भाग हो गया और दक्षिण का भाग हो गया। और धीरे धीरे वो छोटे छोटे राज्यों में जो है वो विभाजित हो गए। वो जो एकीकृत किया हुआ राज्य था वह एकीकृत नहीं रहा। मौर्य साम्राज्य में जो संपूर्ण भारत एकीकृत था उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में रहे। इन छोटे छोटे राज्यों के बाद एक ऐसा वंश आया जिन्होंने एक बार फिर संपूर्ण भारत को एकीकृत किया और वो वंश था गुप्त वंश। तो आज आइए हम लोग इस क्लास में गुप्त वंश के बारे में कहानी की तरह जानेंगे और फिर आपका जो लुसेंट का बुक है उससे आप को हम लोग पढ़ाएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले इसके कहानी को एक बार जान लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है गुप्त साम्राज्य जो है, दरअसल इस गुप्त साम्राज्य का जो है वो ईस्वी माना जाता है 240 एडी से लेकर 550 एडी तक। तो 240 से लेकर 550 एडी तक, कहीं कहीं इसका 245 से 250 दे दे, तो इसके लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि जैसे कुछ इतिहासकारों ने ये कहा, कुछ इतिहासकारों ने वो कहा, ये सब चीजें जरूरी है जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उन बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चे वनडे का तैयारी करते हैं तो आप अर्जुन के तरह मछली का आंख को देखिए, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उस पर आप ध्यान दीजिए। कंट्राडिक्शन वाले प्रश्नों पर ना कभी एग्जामिनर पूछ सकता है ना आपको उतना जानने की जरूरत है। तो ये हो गया आपका 240 से लेकर के 550 एडी तक। अब हम लोग ईस्वी में आ गए हुए हैं और ये गुप्त वंश का जो है वो संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी और ये जो है गुप्त वंश वो आपका कौशाम्बी, जिसका वर्तमान में जो प्रयाग है उस क्षेत्र में फैला। तो गुप्त वंश को आप मौर्य वंश के तरह ही अगर पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि मौर्य वंश के फैलने का कारण क्या था कि वो गंगा और यमुना के द्वार का जो क्षेत्र है जिसके कारण से उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी और वो लोहे की खान झारखंड से मिल गया था। सेम सिचुएशन गुप्त वंश के लिए भी लागू हुआ, जिसके कारण कि गुप्त वंश भी मौर्य के तरह जो है वो संपूर्ण भारत पर लगभग, कुछ दक्षिण के भाग को छोड़कर लगभग जो है संपूर्ण भारत पर उसका भी आधिपत्य रहा था। तो ये जो है वह उसका श्रीगुप्त का जो है ये क्षेत्र माना जाता है कौशाम्बी, प्रयाग के क्षेत्र में। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जो है ये किस जाति के थे। इस जाति में भी इतिहासकारों का विभिन्न मत है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है मेन रूप से जिसको माना जा रहा है वो वैश्य जाति के थे। वो वैष्णव धर्म के उपासक थे और वैश्य जाति के थे जिन्होंने वो कौशाम्बी यानी प्रयाग के क्षेत्र में विकास किया उन्होंने। तो प्रयाग के क्षेत्र में विकास करने का कारण ये हो गया कि मान लीजिए कि ये प्रयाग का क्षेत्र है, इधर आपका ये बिहार हो गया, इधर ये तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, ये चारों जगह का क्षेत्र जो है इससे इधर उधर चारों जगह शासन किया जा सकता था। और उधर गंगा यमुना का जो संगम का क्षेत्र है जिसके कारण उधर भी मिट्टी उपजाऊ थी, वहां भी लोहे की खानें मिल गई हुई थी और इसी सब कारण से जो है वो समृद्धशाली होते गए धीरे धीरे गुप्त वंश। तो ये जो है, और ये गुप्त के जो लोग थे, कुछ तो लोग इसे ये भी कहते इतिहासकार कि कुषाण के समय का ही, कुषाण का ही जाति के लोग मानते हैं, लेकिन मेन रूप से जो सर्वमान्य है वो वैश्य के थे। और ये घुड़सवारी में बहुत निपुण थे, इन्हें सिल्क रूट का भी ज्ञान था। ये सब इनके आर्थिक मजबूती का जो है ये सब इनका द्योतक है ये सब चीजें। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है वह वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मतलब जो इनके क्षेत्र में था वो तो था ही, और अगल बगल के जो राज्य थे वहां पर भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके कि इनके राज्य का और विस्तार जो है वो होता चला गया। तो श्रीगुप्त के बाद एक और शासक आए उसके उत्तराधिकारी के रूप में, घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में जो है ज्यादा जानकारी तो नहीं है। इसका ईस्वी लगभग 280 से लेकर के 320, इसको एक सिस्टम की तरह याद रखिएगा तो सब याद रहेगा। वो आए, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी, ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इस सब के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इनके हमने पहले ही क्लास में बताया हुआ था कि इतिहास की जानकारी के लिए
चार चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया कि धार्मिक ग्रंथ हो गया, या ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, या विदेशी यात्री जो आए उससे से, और या फिर पुरातत्व से जो साक्ष्य मिले हैं उससे। तो हर चीज, हर राजा के बारे में इसी चार चीजों को, बेसिक चीजों को याद रखिएगा तो आपको ये चीज जो है ध्यान में रहेगा। अब जैसे हम गुप्त वंश के स्रोत में अगर चलते हैं तो जैसे स्तंभ लेख, अब स्तंभ लेख जैसे आपका प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ लेख है या महरौली का स्तंभ लेख है, ये सब लेख पर जो चीज लिखे हुए हैं, खुदे हुए हैं, उससे पता चलता है कि गुप्त का साम्राज्य कैसा था, उस समय का रहन सहन कैसा था, सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। या फिर उस समय में बहुत सारे पुराण लिखे हुए थे, उस पुराणों को पढ़ने के बाद उस समय के राजाओं के बारे में, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। या धर्मशास्त्र है, या फिर उस समय के जो सिक्के मिले हैं, जैसे कि जो सिक्के मिले हैं उस पर क्या हुआ है कि राजा का बिना बजाते हुए जो है वो चित्र अंकित है। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि उस समय के जो राजा थे, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, तो वो जो है वो बीना बजाते थे, यानी संगीत प्रेमी थे। उसके बाद जैसे पुरातत्व में नालंदा विश्वविद्यालय का साक्ष्य मिला हुआ स्मारक के रूप में, या मैंने बताया था कि विदेशी यात्री जो आते हैं तो उस समय में गुप्त काल में फाहियान आए हुए थे, चीनी यात्री, जिन्होंने अपना जो किताब है उसमें भी इसका वर्णन किया है। या फिर उस समय के विशाख दत्त द्वारा जो रचित पुस्तक है मुद्रा घोषा, या फिर देवी चंद्रगुप्तम, ये जो है ये सब मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये सब पुस्तकों से पढ़ करके जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसके आधार पर यह कहा सकता है कि गुप्त वंश का शासन व्यवस्था कैसा था। उसके बाद आ जाइए हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम पर। ये घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। सच पूछिए तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है, क्योंकि यहां से उन्होंने एक विधिवत राज्य स्थापित किया और साम्राज्य को विस्तारित करने का काम किया। मैंने जो कहा था कि ये वैवाहिक संबंध, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर वहां भी अपने साम्राज्य तक का विस्तार वहां तक कर दिया। उसके बाद जो है वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण, इसके पहले लोग महाराजा की उपाधि धारण करते थे, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसके आने के बाद उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और 319-20 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत जो है वो चलाया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा था, गुप्त संवत किसके शासनकाल में चला, तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में चला था ये गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। ये चंद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो 320 से 335 ईस्वी के बीच का माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ आपका समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त जो है वो सच पूछिए तो बहुत ही अपने राज्य का विस्तार किया, और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि इसने, इतिहासकार ने लिखा है कि लगभग 100 युद्ध जीता था, बहुत सारे युद्ध को विजय हुआ, जिसके कारण इसे भारत का इतिहासकार भी कहा जाता है। और इनके समय में ही सिक्के पर जो है वीणा लगाते हुए वो जो है चित्र अंकित किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है वो कला संस्कृति से बहुत प्रेम रखते थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और कला संस्कृति का उत्थान जो है इनके शासनकाल में बहुत अधिक हुआ। इनके दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे। और ये हो गया आपका समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का फिर उत्तराधिकारी आया रामगुप्त। 335 से लगभग 375 ईस्वी तक ये रहा। उसके बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त आया। तो समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त। बड़ा बेटा था रामगुप्त, ये इन्होंने गद्दी तो संभाल ली, लेकिन इसके समय में जो है वो शकों का आक्रमण होने लगा। शकों का आक्रमण होने लगा, शक जो है इसको पराजित करके इसके पत्नी को लेकर के चले गए। तो फिर ये बात जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला तो फिर इन्होंने शक को जाकर के हराया। तो रामगुप्त का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है गुप्त वंश में। इसके बाद जो आए हुए हैं 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। ये अब तक जो आ रहे हैं उसमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन्होंने शकों को हरा करके शकारी की उपाधि धारण की थी। इनके समय में महरौली का लौह स्तंभ जो है वो इन्हीं के समय का है। फाहियान जो चीनी यात्री थे वो इन्हीं के समय में आए हुए थे। इन्होंने जो है वो जब हरा दिए थे तो चांदी के सिक्के भी निकलवाए हुए थे। उसके बाद इनके दरबार में 9 रत्न, जो बोला जाता है कि 9 रत्न थे, वो इन्हीं के दरबार में थे। जैसे कि वो प्रसिद्ध हो गए, कालिदास हो गए, बराहमिहिर हो गए, धन्वंतरी हो गए, और इसी तरह से और भी प्रसिद्ध थे, जिसके बारे में बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में कवि थे। तो ये 9 रत्न जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ जाता है 415 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही सबसे पहले हल्का फुल्का हून का आक्रमण शुरू हो गया था। लेकिन कुमारगुप्त के बारे में एक चीज मेन इंपॉर्टेंट है, जो है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने कराया था, कुमारगुप्त ने। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। और लेकिन हून का आक्रमण वहां से धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर हून को दबाने के लिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी ये स्कंदगुप्त जो है, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए थे, इनको भेजा। और इनको भेजने के बाद जो है धीरे धीरे हून जो है इन सब पर हावी होते गया। और स्कंदगुप्त का जो है मेन काम ये रहा कि उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण पुनरुद्धार करवाया था। निर्माण नहीं, पुनरुद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि पुनरुद्धार सुदर्शन झील का किसने करवाया था, तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो इस तरह से जो है गुप्त काल में सभी चीजों का विकास हुआ। हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि कोई भी ऐतिहासिक राजा के बारे में लिखना हो, पढ़ना हो, समझना हो तो 4 चीजों को समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय एक ट्रिक याद करते थे, आशा राधा। आशा राधा का मतलब ये हो गया, हम लोग जिस समय में पढ़ते थे उस समय में ये ट्रिक था, आशा राधा। आशा राधा का मतलब ये हो गया कि उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और धार्मिक स्थिति क्या थी। तो गुप्त काल में जो है वो ये स्थिति थी कि उस समय में धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सारी स्थिति, सामाजिक हो, ये चारों परिस्थिति बहुत ही अच्छी थी। और उसके सभ्यता, संस्कृति सबसे जो मतलब उनके बारे में जो समय पता चलता है, उसे ये लगता है कि उस समय का जो है काल बहुत ही अच्छा रहा था, जिसके कारण से इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही खुशहाल था, राज्य समृद्ध था, कला संस्कृति अपने चरम पर थी, इसलिए इस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि स्वर्ण युग इतना अच्छा था तो फिर इसका जो है वो अंत क्यों हो गया। तो अंत इसीलिए हो गया क्योंकि हून के आक्रमण बढ़ते गए और बाद के जो उत्तराधिकारी राजा हुए वो कमजोर साबित हुए, जिसके कारण कि इस गुप्त वंश का पतन हो गया। अब फिर हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और गुप्त वंश से संबंधित जितनी भी चीजें हैं फिर इसका डिस्कस हम लोग आइए लुसेंट में करते हैं। अब आइए हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ये जगह था आपका कौशाम्बी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, यानी कि गुप्त साम्राज्य जो है वह 240 से लेकर और 550 ईस्वी तक, अब हम लोग ईस्वी में आ गए हुए हैं, तो जिसमें से कि श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच कुछ विशेष ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में बहुत जानकारी मिले। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसको कि वास्तविक सम्राट भी कहा जाता है। यहीं से जो है गुप्त वंश का और अधिक उत्थान शुरू हुआ। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इससे पहले लोग महाराज की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश 319-320 ईस्वी की शुरुआत, गुप्त संवत के जो है वो उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने 319-20 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसे अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि से भी नवाजा गया था और इसे कविराज भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कविराज किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला। उसके बाद आ जाइए, समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्के पर जो उसने वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जाने से लगा है कि वह क्या था, संगीत
प्रेमी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी हरिसेन ने। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत पर आया था। ये भी देखिए ह्वेनसांग के समय में आया था, सॉरी हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया हुआ था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाए थे और आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो शकों पर जब आक्रमण करके उसको जीत लिया था तो उन्होंने शकारी की उपाधि भी धारण की हुई थी। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि शाव जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी क्योंकि उज्जैन से भी संबंधित थे ये, तो इसलिए दोनों विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों की एक मंडली हुआ करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। ये भी पूछ सकता है कि नवरत्न जो है वो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रणीय थे। महाकवि कालिदास जो है अग्रणीय थे और कालिदास के अतिरिक्त इसमें जो देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है, जैसे कालिदास हो गए, धन्वंतरी, छपनक, ये फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह, शंकु वस्तुकार के, बेताल भट्ट, घटक कापर और बड़ा मिहिर, ये भी बहुत ही, ये खगोल विद्या जो है भी बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा हुआ है। और वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक सचिव वीरसेन से मतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ का एक गुफा निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी, ये 3 इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट राजा हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और भी राजा हुए लेकिन इन तीनों का महत्व गुप्त वंश में सबसे अधिक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या दूसरा नाम उसका गोविंद गुप्त भी है। ये 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक रहे और इन्होंने इसके समय का ये मुख्य कार्य है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हो गया स्कंदगुप्त जो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहे और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत का जीर्णोद्धार करवाया। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव में ये जो गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील था उसका पुनरुद्धार कराया था, इन्होंने पुनरुद्धार कराया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। देखिए यहाँ से हुन का आक्रमण जो है वो अदर सच पूछिए तो हुन का आक्रमण जो है वो कुमारगुप्त के समय से ही शुरू हो गया था, प्रारंभ वहीं से हुआ था और इसके शासनकाल में आते आते जो है वो और अधिक बढ़ गया हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश थी, सबसे बड़ी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था और दूसरी प्रशासनिक इकाई जो है वह भुक्ति थी जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसलिए सबको ध्यान रखिएगा। अच्छा, भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है, चाट एवं भाट, ये पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था और इसका सदस्य महत्तर कहलाते थे। इसका सदस्य जो है वो महत्तर कहलाते थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में जो है ये आपका पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है गुप्त वंश में ये है कि ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था, पेठ कहा जाता था। और गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों की क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, भू राजस्व जो है वो 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे मान लीजिए किस तरह की भूमि देख लीजिए,
कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास्तु हो गया, कृषि हो गया तो ये क्षेत्र उसको कहते थे। वास्तु हो गया जिसमें लोग वास करते थे, निवास करते थे, रहते थे। चारागाह भूमि जो पशु को चारा देने के योग्य होता था। सील ऐसी भूमि जिसको जो जोतने योग्य नहीं तो उसको सील कहते थे। अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत कहते थे। अब आइए गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर। देखिए गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु मंदिर, ये स्थान है तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। जैसे मैंने बताया कि आपका गुप्त काल जो है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, उसका शुरुआत जो है वो प्रयाग कौशाम्बी के पास में हुआ था। तो अधिकतर मंदिर जो है वही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है बना हुआ है। विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमड़ा, नगौदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवतल, दलितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खौह, नागौद, मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ईंटों द्वारा निर्मित। ये सारे मंदिर हैं जो गुप्त काल के प्रसिद्ध हुए थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई करने के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक, देखिए उज्जैन का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। देखिए दिनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कायस्थ शब्द का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति मिलता है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक हो गया कायस्थ शब्द का सबसे पहले वर्णन हो गया याज्ञवल्क्य स्मृति में, और जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन हो गया ओशनम स्मृति में। विंध्य जंगल में शवर जाति के लोग और अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ये भी पूछ सकता है कि पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है। ये एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म मैंने बताया था कि वैश्य से संबंधित थे। वैष्णव धर्म से उन्होंने इसे राजधर्म बनाया, और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह है। ये भी देखिए गरुड़ जो है वो गुप्त का राज्य चिन्ह है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महावीर निष्क्रमण, परिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, ये भी पूछ सकता है, अजंता गुफाएं महायान शाखा संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाघ जिला यानी कि धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई थी। बाघ की गुफा। गुप्त काल में विष्णु द्वारा लिखित पंचतंत्र के लिखित रचयिता कौन है, ये पूछ सकता है। विष्णु शर्मा को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ये बुद्ध काल में ही लिखा गया था। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है, जिसमें 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। ये भी जो है बहुत पूछता है। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक है जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आर्यभट्ट ने ही पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो इस पर हम धुरी पर घूमती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बरामिहिर। ये भी नवरत्नों में बरामिहिर थे। उन्होंने उस बरामिहिर की पुस्तक है बृहद संहिता में वो नक्षत्र विद्या
नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। बराहमिहिर के पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचनाएं भी है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिसने यह घोषणा की करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना की थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए, उसी समय में इन्होंने कहा था। गुप्त काल में पालकन्व ने पशु चिकित्सा पर हतस्युर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधि दी गई हुई है। पुराणों की वर्तमान स्वरूप में रचना गुप्त काल में ही हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, संस्कृत, ये भी देखिएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। देखिए, स्वर्णयुग उसे ही नहीं कहा गया है। इसमें कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म, हर क्षेत्र में उन्नति हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए हुए थे। ठीक है। उसके बाद गुप्त काल के लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गारी, इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ये जो नाटक है मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया था। ये भी पूछता है किसके द्वारा लिखा गया था, तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी पर आधारित है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता, उसका हुआ है और भागवत गीता का हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये हो गया नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी।